तो बच्चे हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, यूनिट 14 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लिखेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे भाई कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हवाले से। तो पहला टॉपिक है आपके पास इंड्यूस करंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आपके पास टॉपिक है और वो है आपके पास फैराडेज लॉ, ठीक है। तीसरा आपके पास टॉपिक आ जाएगा जी, और वो टॉपिक कौन सा है जी, लेंजेज लॉ, ये आ जाएगा। चौथा आपके पास टॉपिक आ जाएगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। पांचवा टॉपिक आपके पास क्या आ जाएगा, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ या म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंड्यूस इंडक्शन है भाई, सॉरी, सेल्फ इंडक्शन। तो पांचवा टॉपिक है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद जो छठवां टॉपिक है वो है आपके पास एसी जनरेटर। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया तो भाई काइंडली आप लोग मुझे बता देना। एसी जनरेटर, मोशनल ईएमएफ भी है, हाँ बिल्कुल, मोशनल ईएमएफ भी है आपके पास। हाँ जी, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे मोशनल ईएमएफ, ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक है एसी मोटर है, मेरे ख्याल से एसी मोटर या डीसी मोटर, एसी मोटर है आपके पास। और इसके अलावा जो है वो एडी करंट भी शायद इसमें आता है। नौवां टॉपिक जो है वो आपके पास एडी करंट। और आखिरी टॉपिक है आपके पास बैक ईएमएफ। और इसके बाद चले बैक ईएमएफ भी कर लेते हैं, बैक ईएमएफ। और आखिरी टॉपिक है आपके पास ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास चैप्टर नंबर 14 है, जो कि जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, तकरीबन इसके 11 टॉपिक्स बनते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक सबसे पहले मैंने आप सब लोगों के सामने बता दिए कि ये टॉपिक्स हैं। अब अगली बात यह कि इनमें से कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा भाई कौन कौन सा पहले टॉपिक देखेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि जो सवाल नंबर 2 है जिसमें आपके पास फैराडेज लॉ है, तो फैराडेज लॉ का जो सवाल जो बन के आता है बोर्ड के एग्जाम में, वो आपके पास ये बन के आता है E = डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का आपने प्रूव डायमेंशनली करेक्ट। सवाल क्या बनता है, शो डैट E = डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपके पास सवाल बन के आता है, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके पास, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल जो आपके पास बन के आता है वो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन में या सेल्फ इंडक्शन में से कोई एक सवाल बन के आ सकता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो आपके पास एसी जनरेटर है, जिसकी कीमत आपके पास 10 करोड़ रुपए है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास। और आपके पास जो चौथा सवाल है जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाएगा ट्रांसफार्मर का सवाल, और बाकी सवाल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के में आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास पूरा चैप्टर है, तो ये आपने इसको जहन में रखना है। अच्छा जी, अब अगली बात यह कि एंट्री टेस्ट के हवाले से कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एंट्री टेस्ट में इसमें से सिर्फ एक इक्वेशन पूछी जाती है, और वो आपके पास इंडक्टर की पूछी जाती है।
एंट्री टेस्ट जो मोस्टली आपके पास बन के आते हैं वो इस इक्वेशन से पूछी जाती है, L इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। वो आपसे पूछेगा भाई कि L की यूनिट क्या है, जो कि हेनरी है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स फलां हो, फाई की वैल्यू ये हो, करंट की वैल्यू ये हो, तो मुझे बताओ इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे वो पूछ सकता है जी। तो ये इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर में आपके पास है क्या चीज़ और इसमें ये किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चे। आज हम पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो पहला टॉपिक आपके पास क्या था, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब भी अगर आपके पास कोई एक वायर है, जैसे हमने एम्पेयर्स लॉ के बारे में पढ़ा था और हमने ये कहा था अगर एक वायर में से करंट पास हो रहा है, ये अज्यूम करो मेरे पास करंट इस वायर में से पास हो रहा है, तो एज द रिजल्ट मेरे पास इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और आप इस वायर को अगर किसी मैग्नेट के अंदर उठा के रखो तो आपके पास एक फोर्स लगती है जो कि आपने पढ़ा था, ठीक है। यानी आपके पास वायर में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इसको अगर आप किसी मैग्नेट में उठा के रखो तो आपके पास फोर्स प्रोड्यूस होगी। इस चैप्टर में हमने जस्ट ये देखना है कि सपोज करो अगर मेरे पास कोई कॉइल है या मेरे पास कोई वायर है या कोई कॉइल है, तो इस कॉइल के जब मैं करीब मैग्नेट लेके आऊँगा, ये अज्यूम करो मेरे पास कोई मैग्नेट है और मैं मैग्नेट को इसके करीब या इसके दूर लेकर जाऊं, तो भाई मेरे पास इस वायर के अंदर क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि जब मैंने इस मैग्नेट को मूव करवाया इस कॉइल के करीब, तो मेरे पास इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होना करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि इस करंट को आप लोग एडी करंट भी कह सकते हो, ठीक है, कि जो आपने इस मैग्नेट को इसके करीब या इसके दूर लेकर जाओगे तो एज द रिजल्ट आपके पास एडी करंट जो है या आपके पास करंट जो है इस वायर में प्रोड्यूस हो सकती है। अब एक एंट्री टेस्ट का सवाल था जो कि शायद आप लोगों को हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। वो सवाल आपके पास क्या था, ये एक दफ़ा सवाल आया था कि अगर आपके पास एक लूप है जी, आपके पास एक दूसरी लूप है और ये आपके पास एक तीसरी लूप है। इस लूप का नाम आ गया ए, इस लूप का नाम आ गया बी, और ये मेरे पास एक लूप है सी। और इस लूप में आपके पास करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये मेरे पास कॉइल जो है वो ए की तरफ मूव कर रही है। तो मुझे बताओ आपके पास जो ए वाली कॉइल है, एक शख्स जो है वो खड़ा यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो मुझे बताओ आपके पास जो ए वाली कॉइल है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी और बी वाली कॉइल में आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि आपके पास, तुम अपने कानों की मेल साफ करके आओ, मेरी आवाज़ सब बच्चों को ठीक आ रही है। तो इसमें वही वो देखेगा कि आपके पास जो ए है उसमें करंट किस तरह से प्रोड्यूस होगा और दूसरी में बी में आपके पास किस तरह से करंट प्रोड्यूस होगा। इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 जो है वो आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी को हमने आगे फर्दर जब हम देखेंगे भाई इसको, जो किसी भी वायर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस लॉ को आप लोग क्या कहते हो जी, फैराडेज लॉ कहते हो। कौन सा लॉ कहते हो, फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ आपके पास ये कहेगा कि जब भी आपके पास कोई कॉइल है और उस कॉइल के करीब आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया या मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने चेंज किया, तो एज द रिजल्ट आपके पास इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो फैराडेज लॉ, जो कि इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। और इसी के बाद जो एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है लेंजेस, तो लेंजेस ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, तो एज द रिजल्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो सिर्फ और सिर्फ लेंजेस ने ये कहा था भाई कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है।
क्या वो क्लॉकवाइज होगी, सॉरी करंट की डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा, साउथ पोल कहाँ बनेगा। तो इसको हम आगे जो है वो फर्दर जो लेंजेस लॉ है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक छोटा सा टेबल है, इसको आप अपने पास ड्रॉ कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है उन लोगों के लिए जो कि आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं या आगे जो है वो अच्छी ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है, स्पेशली जो निकम्मे लोग यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों के लिए नहीं है। स्पेशली अदन होगी, राहत होगी, मिली होगी, हफ्सा होगी और एक दो ठरकी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए मौजूद है, ठीक है। अब वो टेबल आपके पास क्या है जी, पहला मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन, क्या कहते हैं जी, मोशनल ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ एंड मोशनल इंड्यूस ईएमएफ। पहला क्या आ जाएगा, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ और मोशनल इंड्यूस ईएमएफ में आपके पास फ़र्क क्या है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, ठीक है। ये आ जाएगा छोटा सा टेबल। तो एक तरफ आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से लिखूंगा। दूसरा आपके पास आ गया कॉइल, और तीसरी मेरे पास आ जाएगी एग्जाम्पल। मोस्टली आपके पास एंट्री टेस्ट वाला पूछता है कि भाई स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ की एग्जाम्पल क्या है और मोशनल इंड्यूस ईएमएफ की आपके पास एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल, कॉइल आपके पास क्या होगी, स्टेशनरी होगी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मोशन में होगी, ठीक है, या चेंज होगी आपके पास, ठीक है। और जो मोशनल इंड्यूस ईएमएफ है, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ में आपके पास जो कॉइल है वो रोटेट करेगी, यानी कॉइल आपके पास मूव करेगी, चेंज होगी, या आपके पास इसको मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग मूव कह सकते हो। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है मोशनल इंड्यूस ईएमएफ में, ये आपके पास क्या होगी, स्टेशनरी होगी, ठीक है, या आपके पास रेस्ट की फॉर्म में होगी। अब अगली चीज आपके पास आ गई कि आखिर इसकी एग्जाम्पल क्या है, ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल आपके पास क्या है। तो ये पहली चीज आपके पास जो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है, जिसमें आपके पास कॉइल स्टेशनरी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास चेंज हो रही है। तो इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल क्या कि कॉइल आपके पास स्टेशनरी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास चेंज हो रही है, वो है मेरे पास ट्रांसफार्मर। क्या आपके पास आ गया, ट्रांसफार्मर आ जाए। जैसे आपने देखा कि ट्रांसफार्मर में आपके पास दोनों कॉइल्स जो हैं वो स्टेशनरी होती हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि आप लोग एसी सोर्स अप्लाई करते हो तो एज द रिजल्ट आपके पास दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। या आपके पास एक और भी है और वो है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और एक ही और स्टेप आपके स्टेप डाउन, बस ट्रांसफार्मर में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोशनल इंड्यूस ईएमएफ है, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ की जो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, एसी जनरेटर। क्या आ जाएगा, एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर आपके पास आ जाएगा और ये इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आ जाएगी, एसी जनरेटर, ठीक है। तो ये मेरे पास दो किस्म की जो है वो एग्जांपल्स आ गई, तो आप लोगों को ये अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो बहुत ही आसान सा था जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक मेरे पास आ जाएगा सेल्फ इंडक्शन और मोशनल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में भाई सिंपल सी बात ये थी कि सेल्फ इंडक्शन में आप लोग एक ही कॉइल को का इस्तेमाल करोगे और इसके साथ आप लोग जो है वो किसी बैटरी को कनेक्ट कर लोगे। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में आप लोग दो कॉइल्स का इस्तेमाल करोगे,
पहली कॉइल को आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया और दूसरी कॉइल को आपने किसी एम मीटर के साथ कनेक्ट करवा लिया, ताकि ये आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास जो सेल्फ इंडक्शन में है वो आपके पास क्या बनेगा, उसकी दो तरह की इक्वेशन बनेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी का। एग्जैक्टली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ से आप L की वैल्यू निकालोगे, L इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा। ये मेरे पास सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन आ जाएगी। और म्यूचुअल की भी आपके पास एग्जैक्टली सेम ही होगी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी दोबारा पढ़ेंगे, जस्ट आज इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तुम्हें जो है वो टेंशन शुरू हो गई है, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब तुम गप्पे लगाना शुरू कर लो, ठीक है। तो M इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। तो ये मेरे पास सेल्फ इंडक्शन की और म्यूचुअल इंडक्शन के दरमियान जो है वो थोड़ा सा, तो ये आपके पास इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा, जो कि हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो इसी चैप्टर का टॉपिक है वो आपके पास AC जनरेटर है। ठीक है। तो AC जनरेटर के बारे में हम लोग देखेंगे भी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज IC जनरेटर। तो इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है तरबेला डैम के अंदर, और कैसे आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की जाती है, वो हम AC जनरेटर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और सिंपल सा अगर आप वर्किंग देखा जाए कि अगर आपके पास एक नॉर्थ पोल था, दूसरा मेरे पास साउथ पोल होगा, इसके दरमियान में हमने किसी कॉइल को उठा के रखा, ठीक है, और इस कॉइल के साथ हमने एक स्प्लिटरिंग जो है वो कनेक्ट कर लिया, साथ में कार्बन ब्रशेस कनेक्ट कर लिया, और साथ में हम लोग इसके साथ एक बल्ब कनेक्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग इसमें देखोगे कि ये जो स्प्लिटरिंग है इसका क्या मकसद है, कार्बन ब्रशेस का क्या मकसद है, फिर बल्ब आपके पास किस तरह से ग्लो करेगा जब भी ये आपके पास रोटेट करेगा, और आखिर में आपके पास एक वेव फॉर्म में बनेगी जो कि आपके पास साइनोसाइडल वेव होगी। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगली हम लोग एक और बात भी करेंगे कि वाई जो अल्टरनेटिंग करंट है पाकिस्तान में वो 50 हर्ट्ज़ होती है, आखिर 50 हर्ट्ज़ होने का क्या मकसद है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये एम्पलीट्यूड इतना लंबा क्यों है, और DC में हर्ट्ज़ नहीं होती है, DC में जो है वो डायरेक्ट करंट होता है, AC में हर्ट्ज़ होती है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ AC में होती है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये आपके पास किस तरह से वर्क करेगा। फिर हम इसी को आगे फर्दर जब लेकर जाएंगे, अच्छा कल हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, मुबारक हो। इसी के बाद हम लोग बात करेंगे AC मोटर के बारे में। ठीक है। तो AC मोटर में हम लोग आगे देखेंगे भाई किस तरह की आपके पास एक मोटर होती है जो कि मिसाइल मोटर। कल छुट्टी है ना, कल इकबाल पैदा हुआ था, तो कल हम जो है वो क्या कहते हैं AC मोटर, जो मिसाइल मोटर आप लोग घरों के अंदर इस्तेमाल करते हो, उसकी वर्किंग कैसे होती है इसको हम लोग देखेंगे। हाँ सर क्यों पैदा हुआ था यार, अजीब है, मुझे क्या पता भाई, ये जाके अल्लाह से पूछो कि वो कल क्यों पैदा हुआ था। मुझसे पूछ रही है कि सर क्यों पैदा हुआ था, मैंने कहा भाई कल छुट्टी है, कल इकबाल पैदा हुआ था। हाँ सर क्यों पैदा हुआ था, मुझे थोड़ा ही पता है, मैंने थोड़ा ही पैदा किया था, जाके अल्लाह से पूछो। अच्छा कल क्लास क्यों नहीं होगी, कल छुट्टी है ना, इस वजह से नहीं होगी। तो इसको हम लोग देखेंगे भाई किस तरह से आपके पास जो है एक स्टेटर होता है, इसमें एक मेरे पास स्टेटर होगा, दूसरा मेरे पास एक रोटेटर नाम की चीज़ होगी, ये आप लोगों ने चैप्टर मेरे यहाँ से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना अपनी क्लासेस के अंदर। दूसरा मेरे पास एक रोटेटर होगा, और रोटेटर जो है वो रोटेट करेगा जब भी आपके पास इसमें करंट जो है वो पास होगा। फिर हम आगे इसको देखेंगे कि किस तरह से आपके पास जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा AC मोटर के अंदर। और इसी के बाद जो है मेरे पास बैक EMF, और जो दूसरा मेरे पास एडी करंट है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं
कि अज्यूम करो भाई मेरे पास ये एक कॉइल है। सबसे पहले हम एडी करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अगर मेरे पास ये कॉइल है, इसको मैंने किसी एम मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और मैं क्या करता हूँ, इसके करीब ये अगर मेरे पास मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब मैं इस मैग्नेट को इसके करीब लेकर आऊँगा तो आपके पास क्या इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस करंट को हम लोग क्या कहेंगे? एडी करंट कहेंगे। इस करंट को हम लोग क्या कहेंगे? एडी करंट कहेंगे। और जो आपके पास इस करंट की वजह से जो वोल्टेज होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी करंट होता है तो आपके पास वहां पर वोल्टेज भी होती है, और इस वोल्टेज को आप लोग क्या कहोगे? बैक ईएमएफ कहोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बैक ईएमएफ और एडी करंट का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो एडी करंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और आखिर में का जो टॉपिक है वो है आपके पास कौन सा है जी? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग देखेंगे भाई, आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप। दूसरा मेरे पास स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक कॉइल लगी होती है जिसको आपने किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया होता है, और ये आपके पास एक दूसरी कॉइल होती है जिसको आगे आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हो अपने घरों के अंदर। तो पहली कॉइल में जब करंट पास होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जब वो दूसरी कॉइल के अंदर एंटर होगी तो एज द रिजल्ट आपके पास ये करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स in secondary coil is greater than number of turns in primary coil। और step down ट्रांसफार्मर में आपके पास number of turns in primary coil is greater than number of turns in secondary coil। इस तरह से आपके पास वो बन जाएगा। ठीक है, यानी number of turns in primary coil is greater than number of turns in secondary coil। तो ये आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 14 का सारा इंट्रोडक्शन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस चैप्टर का आइडिया हो चुका होगा कि इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, और आगे इसको फर्दर जो है वो करेंगे। मुझे बताओ आप लोगों ने कॉलेज के अंदर ये चैप्टर कर लिया कि नहीं किया? थैंक